रफ्ता रफ्ता मोहल्ले में मेरे दोस्तों की तादाद में इजाफा होता गया, लेकिन मेरा सबसे पहला दोस्त राजा था। राजा भी मेरे साथ प्राइमरी स्कूल में मेरा हमजमात था। इसका घर मेरे घर के सामने वाली गली में चंद कदम के फासले पर था। हमारे दूसरी जमात के सालाना इम्तहान शुरू हो चुके थे। मेरे पास इम्तहानी गत्ता नहीं था, लिहाजा मैं तख्ती के ऊपर रखकर पर्चा देता था और तख्ती के सिरे पर पर्चा जकड़ने के लिए लोहे का छोटा सा क्लिप लगा लेता था। जबकि राजा अपने माँ बाप का इकलौता और लाडला बेटा था। इसके अब्बा ने इसके लिए बहुत खूबसूरत सा इम्तहानी गत्ता खरीद रखा था, जिस पर $6 मिलियन मैन की एक बहुत बड़ी तस्वीर बनी हुई थी। इन दिनों हमारे घर टीवी नहीं था। मोहल्ले में सिर्फ एक ही घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था और हम सब बच्चे घर वालों से चुपकर गफूर चाचा के घर हफ्ते की रात को $6 मिलियन मैन देखने किसी न किसी तरह पहुंच जाया करते थे। गफूर चाचा लाट साहब के दफ्तर में क्लर्क थे और इनकी ठाठ भी किसी लाट साहब से कम ना थी। हफ्ते की रात को गफूर चाचा अपना टीवी घर में किसी ऐसे मुकाम पर रख देते थे जहां से सेहन और घर के दरवाजे के बाहर बैठे बच्चों की नज़र टीवी पर पड़ सके। मैं अपने अब्बा के डर से सबसे आखिर में घर से निकलता। लिहाजा राजा की ये ड्यूटी होती थी कि वो मेरे लिए इस मिनी सिनेमा घर के स्टॉल या बालकोनी में कोई ऐसी अच्छी सी जगह घेरे रखता था और मेरे देर से आने पर हमेशा मुझे गुस्से से घूरता था कि मुझसे प्रोग्राम की शुरुआत या $6 मिलियन मैन की ऊंची लगाई गई एक उम्दा जाम चौक गई है। अगली सुबह राजा वो तमाम कहानी फिर बाकायदा से परफॉर्म करके दिखाता। इन दिनों अक्सर मेरे और राजा के हाथों पैरों या सर पर पट्टियां बंधी दिखाई देती थी, क्योंकि जब तक टीवी पर $6 मिलियन मैन चलता रहा हम दोनों ने हर ऊंचाई से इस तरह कूदने की और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ हाथ पैर और सर तोड़ने की कसम खा रखी थी। इन दिनों हम दोनों अपनी अपनी अम्मियों के साथ, जो आपस में गहरी सहेलियां थी, लंदन बाजार जाकर खसूसी तौर पर ऐसी जैकेट्स और दस्ताने खरीदे थे जैसे पिछली किस्त में हमने $6 मिलियन साहब को पहने देखे थे। और फिर मैं और राजा वैसे कपड़े पहनकर मोहल्ले में दूसरे बच्चों के दरमियान इतराते फिरा करते थे। दूसरी जमात के इम्तिहान शुरू हो चुके थे। मैं सुबह सवेरे चाय का एक प्याला गर्म तंदूरी रोटी के साथ हलक में उतारकर जल्दी से राजा के घर पहुंच जाता था, लेकिन राजा हमेशा देर कर देता। इसकी अम्मी से बावर्ची खाने में अपने सामने चौकी पर बिठाए गर्म पराठे और अंडों का नाश्ता करवा रही होती थी। मुझे सर पर खड़ा बुड़बड़ाता देखकर राजा जल्दी जल्दी नवाले निकलने की कोशिश करता तो इसकी अम्मा इसे झाड़ सुनाती कि ठीक से नाश्ता खत्म करे। खुदा खुदा करके राजा की तैयारी खत्म होती है इसकी माँ से दुआएं देते हुए मेरे साथ ऐसे रवाना करती जैसे वो स्कूल का इम्तिहान नहीं बल्कि जंगी महाज पर दुश्मनों के टैंकों के सामने लेटने जा रहा हो। और ये और बात होती कि नतीजा निकलने पर आमतौर पर राजा को वो मुश्किल एजाजी नंबर देकर ही पास किया जाता था। राजा का ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगता था। सर्दियों की नरम गुलाबी धूप में जब हम दोनों पर्चे देने के लिए स्कूल की तरफ जा रहे होते तो इस वक्त भी राजा दीवारों और दुकानों के छतों पर लगे फिल्म पोस्टरों पर ज्यादा ध्यान देता। मैं दिल ही दिल में अपना रटा हुआ इम्तिहानी सबक दोहरा रहा होता था, जबकि वो इन फिल्मी पोस्टरों पर रवां तबसरे जारी रखता। राजा के ये तबसरे जारी रहते और हम आखिरकार स्कूल पहुंच जाते। हमारे प्राइमरी स्कूल में कोई इम्तिहानी हाल नहीं था, लिहाजा हम सब बच्चों को मैदान में एक एक किताब में इनके जमात के हिसाब से बैठा दिया जाता था और तख्ता से पर 8-10 सवाल लिख दिए जाते थे जिन्हें हम जल्दी से अपनी तख्तियां पर्चे पर उतार लेते और फिर इनमें से 5 सवालों के जवाब हमें पर्चे पर उतारना होते थे। राजा हमेशा किसी न किसी बहाने से मेरे पीछे दाएं बाएं की जगह पर कब्जा जमा लेता था और मेरा फर्ज था कि मैं अपने पर्चे का रुख इस तरह रखूं कि राजा की नज़र बराबर इस पर पड़ती रहे, वो आसानी से नकल कर सके। अगर किसी पर्चे में किसी उस्ताद की नज़र राजा पर पड़ जाती तो वो इसका पर्चा हमेशा अधूरा ही रह जाता। ऐसी सूरत में इम्तिहान के नतीजे से पहले राजा के अब्बा को हमारे स्कूल का एक खैर काली फेरा लगाना जरूरी हो जाता था। अलबत्ता राजा को मेरा यूं दिन भर वजो आपी के घर फेरे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा मुझसे इस बात पर लड़ता था कि मैं भरे खेल के मैदान में वजो आपी की एक आवाज़ पर यूं दौड़कर इनके पास बात सुनने चलाता हूँ जैसे मुझसे कोई नमाज कज़ा हो रही हो। इस दिन मगरिब से कुछ पहले हम सब मोहल्ले के बच्चे खूब खा खेल रहे थे। अचानक दूर से मेरी नज़र वजो आपी पर पड़ी, जो अपने दरवाजे से बाहर झांकते हुए मुझे बुलाने की इशारे कर रही थी। अगले ही लम्हे में खेल के तमाम कवायदो ज़ाबित तोड़ता हुआ मली सी वजो आपी के सामने खड़ा था और वो इस वक्त गुलाबी लिबास और सफ़ेद बटन खुद भी कोई गुलाबी सी परी लग रही थी। दूर राजा खड़ा मेरी तरफ देख देख कर मुँह में मेरी शान में कुछ बुड़बुड़ा रहा था और चेहरे पर हाथ फेर कर मुझे खबरदार कर रहा था अगर मैं खेल छोड़कर कहीं गया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन इस वक्त मेरी तमाम तर तवज्जो वजह आपी के गुलाबी चेहरे पर थी, जिस पर शाम के डलते सूरज की आखिरी किरणें कुछ इस तरह उजाला कर रही थी कि इनकी नाक में अटका छोटा सा सुनहरी कोका खुद भी एक सूरज दिखाई देने लगा। वजह आपके हाथ में न्याज की खीर की प्लेट थी और दूसरे हाथ में 11वीं की कोर्स की उर्दू की किताब थी, जिसकी शायरी वाले हिस्से में उन्होंने मीर और गालिब के चंद अशार को निशानजदा कर रखा था। खीर की प्लेट उन्होंने मुझे ताहिर भाई की अम्मी के हवाले करने की ताकीद की और किताब देते हुए मुझे समझाया कि ताहिर भाई से कहो जो मुश्किल शेर है इन्हें समझ में नहीं आ रहे। इन सबको उन्होंने सुरख पेंसिल से निशान लगाकर वाज़ेह कर दिया है। ताहिर भाई को जब भी वक्त मिले इसकी तशरीह लिखकर वजह आपी को भिजवा दे। मैं फौरन ही उल्टे कदमों ताहिर भाई की तरफ भागा। ताहिर भाई की अम्मी सहन में बैठी अनारदाना सुखा रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर ताहिर भाई भी कमरे से निकल आए। मैंने वजह आपी की किताब इनके हवाले की और सारा रास्ता इनका दिया हुआ पैगाम रटते हुए आया था वो मैंने इन्हें फर सुना दिया। ताहिर भाई हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी वजह आपी को पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरा कोई काम है भी या नहीं? मुझे इनकी बात पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि मैं इनसे कुछ कहता ताहिर भाई की अम्मी ने इन्हें झिड़क दिया। अगर बच्ची ने जरा सी मदद मांग ली है पढ़ाई में तो कौन सा आसमान गिर गया है? तेरी लियाकत झड़ तो ना जाएगी इसे कुछ बताने में। ताहिर भाई जवाब में हंसते हुए किताब लिए अंदर कमरे की तरफ बढ़ गए और जाते जाते मुझे कह गए वो रात को तमाम शेरों की तशरीह करके किताब समेत वजह आपी को भिजवा देंगे। मैंने वापसी पर काफी नमक मिर्च लगाकर ताहिर भाई की शिकायत वजह आपी से लगाई और इनसे ये भी कहा कि आइंदा वो ताहिर भाई को कोई काम ना कहा करें। जब मैं 11वीं जमात में आ जाऊंगा तो खुद इन्हें उर्दू पढ़ा दिया करूंगा। लेकिन मेरी बात पर गुस्से में आने की बजाय वो हल्के से मुस्का दी और मेरी गाल पर जोर से चुटकी काटकर अंदर चली गई। मैं तो ये समझ रहा था कि वो ताहिर भाई को सख्त सुनाएंगी कि इनकी मजाल कैसे हुई ऐसी कोई बात कहने की।
जबकि खीर की प्लेट तो कितनी जल्दी ताहिर भाई की अम्मा ने हथिया ली थी। बदले में 2-4 शेरों की तशरीह ही तो करना थी इनके होनहार बेटे को। इस तरह से काम के लिए इतने नखरे, और फिर ये वजह आपी भी ना। बजाय गुस्से में आने के इनके गुलाबी चेहरा मजीद गुलाबी हो गया। मैं सख्त कश्मकश में इनके घर से वापस लौटा। किसी ने ठीक ही कहा था कि इन लड़कियों के मजाज का कोई भरोसा नहीं होता। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा।